हेलो प्यारे बच्चों, कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेलोसिटी सिलेक्टर के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो डिवाइस है वो साइक्लोट्रॉन। देखो, कोई भी डिवाइस पढ़ते हैं, कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ, वो डिवाइस का नाम क्या है, क्या करता है। ओके, इसके बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद हम जानते हैं क्या प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, वो क्या है, उसको इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, थ्योरी एंड देन यूजेस, लिमिटेशन। ठीक है, तो ये 7 टॉपिक्स आर्टिकल्स इसके अंदर पढ़ने हैं आपको साइक्लोट्रॉन के अंदर। ओके, अब साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं? एक ऐसा डिवाइस जिससे हम किसी चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं। ठीक है, विद हाई काइनेटिक एनर्जी, उसको हम एक्सेलरेट करा देते हैं। तो चार्ज पार्टिकल कह लो या आयंस कह लो, उससे हम एक्सेलरेट कराते हैं, उसको क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां मैंने लिख रखा है कुछ। It is a device which is used to accelerate a charged particle or ions with high energy. It was invented by Evan Lawrence and MS Livingstone. जैसे ये जो है ना, ये ऐसा डिवाइस है जिससे हम एक्सीलरेट करते हैं चार्ज पार्टिकल आयंस को विद हाई एनर्जी। ओके, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देना, मान लो सपोज करो, और एनर्जी है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ही आता है। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर जो है वही वैल्यू ज्यादा बढ़ता है। ओके, देखो, इट वॉज इन्वेंटेड बाय इवन लॉरेंस, ये साइंटिस्ट का नाम है, और एम एस लिविंगस्टोन। लिविंगस्टोन मतलब ये नहीं याद रहे ना तो याद रखो, जीवित पत्थर। ओके, 1934 में इसको इन्वेंटेड किया था। ओके, अब इसका प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेन एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कराया जाता है, तो वो चार्ज पार्टिकल हाई काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। When a charged particle is rotated in electric field again and again with the help of a strong magnetic field, then it gains high kinetic energy. Okay? तब ये क्या कर लेता है? हाई काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका। और शॉर्ट में एक लाइन में अगर लिख सकते हो तो तुम लिखो कि the kinetic energy of a charged particle is independent from the frequency, or frequency of rotation is independent from the kinetic energy या high energy। मतलब कोई भी इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट, इसको भी ये भी लिख सकते हो, एक ही लाइन का है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एनर्जी। ओके, अब देखो कंस्ट्रक्शन है, ये तो प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल तुमको जस्ट अभी मैंने एक बार ये बताया कि क्या होता है, यहां आते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में सारा चीज तुमको क्लियर होगा। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में यहां हम 2 मेटालिक डी लेते हैं, D1 एंड D2 जो लिख रखा है, 2 मेटालिक डी, हॉलो मेटालिक डी, हॉलो होना चाहिए, अंदर मास नहीं होना चाहिए, और डी शेप होना चाहिए। अब कैसे, थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए देख लो। जैसे मान लो तुम ना चपाती बनाते हो तो एक केस रखते हैं ना, चपाती रखने वाला हॉट केस, अब उसको बीच से काट दो। ठीक है, बीच से काट दी तो अंदर तो क्या हो गया? खाली हो गया, उसको थोड़ा सा दूर रख दो। और किस में रखना है तुमको? मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट देते हैं, तो सबसे पहले जो है ना 2 डीज है, डी का विजुअलाइजेशन हो गया। अब इसमें ना स्ट्रॉन्ग, इसको जो रखते हैं हम, क्या रखते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट में रखते हैं। अब जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, आउट ऑफ द पेपर, पेपर से बाहर, ये डॉट डॉट जो लाइन तुमको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज नथिंग बट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। और D1 एंड D2 क्या है? 2 डीज है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, ये क्या है? ये डिफ्लेक्ट करने वाली प्लेट है। ये क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है, सर्कुलर पाथ में किसी भी चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट है। अब देखो यहां पर समझो होता क्या है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या है? मेटल प्लेट है। ओके, अब ये प्लेट क्या करेगा? इसको डिफ्लेक्ट करने का काम, जस्ट इसमें मान लो ठुकेगा, जाके कोलाइड करेगा और फिर यहां से चार्ज पार्टिकल निकलेगा। देखो होता क्या है, यहां कोई चार्ज जनरेटिंग सब्सटेंस, जैसे हीटर है, कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जो कि चार्ज जनरेट करता है। चार्ज, हम किसी भी चीज को ज्यादा हॉट कर देते हैं तो उससे क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन, तुमने पढ़ा होगा आयनाइजेशन, एंथैल्पी वगैरह। ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल में अल्फा बीटा जो रेज निकालते हैं, वो कहां से निकलता है? उस पर्टिकुलर प्रक्रिया के थ्रू हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो अल्फा या प्रोटॉन्स किसी को हमने यहाँ पर जनरेट किया, किसमें? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो ये जो तुम देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कहां से आया? यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर लगा हुआ है, तुम देख रहा हो ये साइन जो है ना एसी का है। ये जो डिवाइस लगा रहता है ना, इसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। इसको क्या कहते हैं बेटा? हाई फ्रीक्वेंसी
ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर, ठीक है, ओके, ये है आपका HF, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। HFO ऐसे ऐसे लिख देते हैं, HF भी लिख देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर को, ओके। तो ये है आपका यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, जिसको हम आप कह सकते हैं AC है। AC क्या करता है, एक बार तो देख लो, AC का क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट बदलता रहता है, करंट का डायरेक्शन बदलता रहता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक ही बोला है, ठीक है। देखो किसी भी करंट का ना डायरेक्शन यहाँ पर क्या होता है, एसी के डायरेक्शन बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहता है उसका डायरेक्शन। क्या होता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, ये आएगा, ठीक है। तो ये चेंज हो रहा है। अब होगा क्या, जैसे यहाँ चार्ज पार्टिकल, मान लो तुमने अल्फा पार्टिकल को लिया, कोई चार्ज है Q, सपोज करो अल्फा छोड़ो अल्फा बीटा, कोई चार्ज Q है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, ठीक है। अब ये चार्ज जो है ना, यहाँ हमने पॉजिटिव दी, ये मेटल है, तो इसमें पॉजिटिव, अगर ये साइड पॉजिटिव है तो इस D1 को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, और ये जो साइड है ये क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, ठीक है। तो ये चार्ज ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो जैसे ही चार्ज यहां पर आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, यहां से यहां एंटर करेगा इस वाले रीजन में। हम थोड़ा सा ब्लू से ही बना देते हैं इसको सारे को, ठीक है। अब देखो, अब ये चार्ज पार्टिकल यहां एंटर करेगा, लेकिन ये चूंकि हॉलो है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। क्यों, तुमको पढ़ाया था मैंने, हॉलो स्फीयर के केस में क्या होता है, अंदर में चार्ज ही नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो ये अंदर जाके ये यहां पर जाता है अंदर, ठीक है, और वहां पर सिर्फ ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में वर्क करता है, और यहां पर क्या, कौन सा फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब देखो, मैग्नेटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवॉल्यूशन गिविंग द सर्कुलर मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। तुमको मैंने बताया था, मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करता, मतलब वेलोसिटी को चेंज नहीं करता, ये बात पढ़ लिए अपन। उसका जो है ना, चलो वेलोसिटी चेंज कर देता है, स्पीड को चेंज नहीं करता, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, ठीक है। डायरेक्शन बदलने के काम में तो आ ही रहा है ना, तो डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी तो बदल ही जाएगा, मतलब स्पीड चेंज नहीं करता, ठीक है। बार बार यहाँ पर अगर वेलोसिटी बोल जाओ तो इसका मतलब ये स्पीड से लेते हैं सर। तो यहाँ पर Q इक्वल टू, जैसे ये आएगा तो ये केस जो है ना, मैग्नेटिक फोर्स फ्री है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो यहां पर जो होगा, ये चार्ज यहां पर सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। अब कैसे फोर्स लगेगा, देखो इसको, ये वेलोसिटी v से ऐसे जाएगा अंदर, ये वेलोसिटी इनर्शिया के कारण अंदर तो जाएगा। अब लेकिन फोर्स इस पर, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बाहर इधर की तरफ है, डॉट साइन बताता है आउट ऑफ द पेपर, इनटू द पेपर नहीं है, आउट ऑफ द पेपर है, क्रॉस रहता है तो इनटू द पेपर होता है। अब देखो ये फोर्स इधर लगने लग गया, मतलब कहने का ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, इसको यहां पर डिफ्लेक्ट कर देगा, ये मैग्नेटिक फोर्स जो है इसको डिफ्लेक्ट कर देगा। समझ में आई बात है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स यहां डिफ्लेक्ट करेगा, यहां पर नेगेटिव था, जब तक ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां तक आएगा तब तक ये ऑक्सीलेटर, ये जो फ्रीक्वेंसी यहां पर पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, ये ऑसिलेटर इसके जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको बदल देगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आई बात है। ये ईएमएफ के डायरेक्शन को बदल देगा, तुम कह सकते हो पोटेंशियल का डायरेक्शन, पोलैरिटी चेंज कर जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला क्या होगा, नेगेटिव। अब जैसे ही ये नेगेटिव होगा तो ये प्लस को क्या कर देगा, ये प्लस को माइनस बना देगा, ये क्या कर देगा बेटा, प्लस को माइनस बना देगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ, और ये जो होगा पॉजिटिव यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरे प्लेट सेट क्या कर देगा बेटा, पॉजिटिव कर देगा। क्लियर है। अच्छा, अब क्लियर है तो आगे बढ़ो। अब यहां पर चार्ज पार्टिकल तो आ गया इस प्लेट के पास, अब यहां क्या होगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट कर गया, क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, कितना फोर्स लगाएगा, क्यूई फोर्स लगाएगा, और क्यूई फोर्स लगा करके यहां आएगा। अब यहां आएगा तो इसके बाद अंदर में फिर क्यूई से तो यहां तक आ गया, लेकिन अंदर में अब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, है क्या, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा इसमें, और मैग्नेटिक फोर्स फिर से इसको क्या करेगा, ये जो है ना, ये ऐसे है इस तरह से वेलोसिटी, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब ये चार्ज पार्टिकल फिर से ऐसे आएगा, लेकिन इस बार बड़े रेडियस के साथ,
ये बड़ा रेडियस क्यों होगा? क्योंकि पहले बार में QE फोर्स लगा था D2 तक जाने में, दूसरे बार में फिर से QE लगा, मतलब QE 2 टाइम्स बढ़ गया। ओके, समझ में आई बातें इतनी? अब जैसे 2 टाइम्स फोर्स लगा, एक्सेलरेशन बढ़ गया, ट्वाइस बढ़ गया, तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी बढ़ा। और तुमने पढ़ा है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? mv अपॉन qb। ओके, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, मतलब कहने का वेलोसिटी बढ़ा इसलिए क्या होगा? रेडियस बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब तुमको ये एक बार में समझ में नहीं आता, ठीक है, इसको समझने के लिए 1-2 बार रिपीट कर लेना, वीडियो को फिर से देख लेना। ओके, ये थोड़ा सा हैवी, ऐसे ही थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है, बार बार रिपीट। अच्छा, ये पूरा चैप्टर ही ऐसा है। इस चैप्टर में कभी कभी कमेंट सेक्शन में आता है बच्चे थोड़ा सा समझ में नहीं आया ये वो, तो 1-2 बार तुमको रिपीट मोड में लेकर के इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, समझने वाला चैप्टर है, हर बात को क्लियर करना पड़ता है इस चैप्टर में, और विजुअलाइज नहीं होते रहता, उसको समझना पड़ता है। एक तो कमेंट सेक्शन में लिखो क्या समझ में नहीं आया, बच्चों को थोड़ा सा क्लियर करो। अब क्या क्लियर करें, हमको पता ही नहीं रहता, वहां पर बताओ तो क्या टॉपिक रह गया तुम्हारा। ओके, इंस्टा आईडी है, हमने प्रेम जी फिजिक्स करके अपना, प्रेम जी फिजिक्स, वहां पर तुम मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ऑडियो चैट के थ्रू मैसेज कर सकते हो कि अब क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे, उसको जवाब देंगे। ओके, बट इसको ना अगर तुम 2-3 बार देखो, खुद से मेहनत करो तो तुमको समझ में आएगा। ऐसे बैठे रहने वाले बच्चों के लिए मैं देखता हूँ कि कभी कभी मैं वीडियो अपना लेक्चर पब्लिक करता हूँ तो वॉच टाइम 1 मिनट भी नहीं रहता, और बच्चे 1 मिनट भी नहीं, 0.5 मिनट से ऐसे रहता है, और बच्चे कमेंट आया सर क्लियर करके समझाओ। कैसे होता है क्लियर करके? 1 मिनट तुम देखा भी नहीं है सही से, पूरा वीडियो वॉच नहीं किया, तुमको कहाँ से क्लियर होगा? पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तुमको वीडियो वॉच करना पड़ेगा, और भी पीछे वाले लेक्चर तो छोड़ना ही नहीं है। पीछे वाले लेक्चर से तो सारे कनेक्टेड है। मैं अभी ये जो बताया हूँ R इज mv अपॉन qv, ये कहाँ से बताया मैं? सर्कुलर पाथ में मूव करता है तभी तो, उसी से तो, उससे तो निकाला है रेडियस अपन। तो ये सब चीजें सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। चलो अपन देखा कि 2qe, चलो 2qe मतलब कहने का ये दोबारा फिर से आया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर फिर से लगेगा और एक्सीलरेशन बढ़ा देगा, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया। अब वेलोसिटी बढ़ा तो रेडियस भी ट्वाइस बढ़ जाएगा। फिर से आया 3 टाइम्स, तो ये क्या कर देगा, ये इस वाले से भी बड़ा हो जाएगा, ये ऐसे सर्कुलर, और ये यहां से, वैसे तो कहते हैं कि इसमें लगेगा, लेकिन ये बड़ा वाला जो रेडियस है इससे ज्यादा, अब ये ऐसे आएगा, ये ऐसे करके एक रोटेशन में ले भी सकता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं ये, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा तो हो नहीं सकता। जितना मैक्सिमम रेडियस होगा ये कवर करेगा, और यहां से डिफ्लेक्ट होगा, यहां से ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके ये चार्ज पार्टिकल इधर आएगा। तो जो चार्ज पार्टिकल है मैक्सिमम रेडियस, डी के मैक्सिमम रेडियस को कवर करेगा। यहां पर एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट होता है, मैंने बता दिया मेटल प्लेट होता है। अब क्लियर हो गया तुम्हारा, क्रिस्टल क्लियर, कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया। देखो कंस्ट्रक्शन में 4 मेजर चीज बताते हैं, 2 तो डी रहता है, मतलब 2 मेटालिक डी, पहला पॉइंट। दूसरा हॉलो मेटालिक डी, ओके। दूसरा पॉइंट एक ऑक्सीलेटर लगाओ, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, जो कि बार बार फ्रीक्वेंसी को क्या कर सके, चेंज कर सके। वो हम करते किससे, एसी के थ्रू। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एक डिफ्लेक्टर लगा रहता है। और चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होना चाहिए। एंड पांचवा पॉइंट, ये सारे चीज जो होते हैं ना, वो कहाँ रखा जाता है, वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है, वैक्यूम प्लेस पर रखा जाता है, ताकि वो चार्ज पार्टिकल्स जो एयर है, एयर मॉलिक्यूल से टकरा करके आयंस या हीट जनरेट ना कर दे। ओके, तो वो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, वैक्यूम में रखते हैं। ओके, तो इन्हीं सब बातों को लिखना है। अब फटाफट हम लिख लेते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसके बाद वर्किंग लिख लेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में पहले देखो ऐसे पॉइंट करके बना के लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट बना के मैं यहाँ पर लिखना चालू करता हूँ। 4 पॉइंट तो लिखते ही है। अब 4 पॉइंट मैं स्टार्ट करता हूँ लिखना, और उसके बाद तुम लोग अपने से भी मैनिपुलेट कर सकते हो कुछ बात को आगे पीछे। हाँ, 2 हॉलो लिख देता हूं मैं, साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ
two of following things consist of following things, ये चीजों से बना होता है, क्या क्या है, टू हॉलो मेटालिक डिस्क, ये दो हॉलो मेटालिक डिस्क होता है, D1 एंड D2, ओके। उसके बाद है हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर इज कनेक्टेड, हाई फ्रीक्वेंसी oscillator is connected, क्योंकि ये तुम्हारे सीबीएसई में ये पूछा जाता है कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन करिए कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। थ्योरी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो देख लो ये इसको, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड जो चौथा पॉइंट है ऑल systems are placed in vacuum chamber। हर एक सिस्टम्स जो है किस में प्लेस्ड होता है, वैक्यूम चेंबर में। ये है आपका कंस्ट्रक्शन। अब ना इसमें वर्किंग लिखना है, तो ये वर्किंग इतना में आएगा नहीं, थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, ये तो रहेगा ही, मैं इसको रफ करता हूँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेन करते वर्किंग। प्यारे बच्चों अब देखेंगे वर्किंग, ठीक है। तो वर्किंग मैंने समझा दिया था आपको, एक बार मैंने लिख दिया है, सारा चीज जो लिखा है मैं उसको समझा देता हूँ। पहले एक बार देखते हैं इसमें लिखा क्या है। देखो ये D1 है और ये है D2, ओके। और ये ऑक्सीलेटर है, या मैंने ऑक्सीलेटर की जगह आपको कहा था कि AC सोर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो AC ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये AC, ठीक है। तो ये जस्ट समझाने के लिए, ऑलरेडी मैं इसको समझा चुका हूँ, यहाँ लिखा है, इसको बताने के लिए रिपीट कर देता हूँ फिर एक बार। देखो यहाँ चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है सपोज पॉजिटिव आयंस से ए प्रोटॉन्स, मान लिया कि एक प्रोटॉन्स है, एंटर द गैप बिटवीन द टू डीज एंड फाइंड D2 टू बी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव तुमने बनाया है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सारे चीज क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला जो चीज है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला जो चीज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर चीज जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें जो है ना, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, यहाँ ओरिजिनेट होगा ये चार्ज पार्टिकल, यहाँ से यहाँ जाएगा, क्यों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, तुम कह लो QE की वजह से ये D2 की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और ये जाएगा इधर। अब यहाँ पर D के अंदर तो जैसे ही जाएगा वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ही नहीं। तो वो ये क्या करेगा, यहाँ सर्कुलर पाथ पर मूव कर जाएगा ऐसे, क्यों, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। अभी बताया कैसे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसको सर्कुलर पाथ पर घुमाने के लिए। ये ऐसे वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ये फोर्स नीचे की तरफ ऐसे करके पूरे घुमा देगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर। अब जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पर आएगा D2 के पास, तब तक ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये ऑक्सीलेटर के कारण ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ओके। तो अगर तुम देखोगे, ये पॉजिटिव कर लो, ओके, ब्लैक से रेड से ही कर लो, ये पॉजिटिव है, ओके, यहां पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है यहाँ, ठीक है प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसको रब करो, नेगेटिव है, यहाँ है, ये नेगेटिव है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ये हो गया,
मतलब D2 से D1 की तरफ हो गया, और ये फोर्स कितना लगा, Q है। समझ में आई बात है। ये फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे सर्कुलर पाथ, यही चीज होता रहेगा। और यहाँ एक डिफ्लेक्टर जो लगा रहता है ना, इसको डिफ्लेक्ट करके बाहर निकाल देगा। यही चीज मैंने लिखा है, देखो। सपोज पॉजिटिव आयन सेज प्रोटॉन एंटर्स द गैप बिटवीन द टू डीज एंड फाइंड D2 टू बी नेगेटिव। जब नेगेटिव पाता है, इट गेट्स एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स D2 की तरफ क्या हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है। As it enters the D2, it does not experience any electric field. जैसे ही एंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां एब्सेंट रहता है, ड्यू टू शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ द मेटालिक डी। मेटालिक डी के शेल्डिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स ही खत्म हो जाता है। द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड थ्रोज इनटू ए सर्कुलर पाथ। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये सर्कुलर पाथ पर मूव करा देता है। नहीं, बहुत बार पढ़े अपन, सर्कुलर पाथ पर मूव कराने के लिए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कुलर पाथ में इसको मूव करा देता है। At the instant protons comes out of the D2, it finds D2 positive and D1 negative। अब D2 पॉजिटिव, एक राउंड, बस एक राउंड को, एक कंप्लीट सर्कल को समझ लोगे तो ये D2 पॉजिटिव हो जाता है, फिर यहाँ आता है, यहाँ आके फिर ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर जाता है, फिर यहाँ आता है पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, फिर ये सर्कुलर पाथ पर मूव करता रहता है ऐसे। D1 negative, it now gets accelerated towards D1, it moves through D1 describing a large semicircle बिफोर। पहले से ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो सर्कल है, ये अभी मैं रेड कर देता हूं उसको, ये जो सर्कल है, बस एक साइकिल को समझ में आ गया ना, पूरा समझ में आ जाएगा। ये जो है, ये सेमी सर्कल जो है, इस सेमी सर्कल से क्या छोटा ही तो है, इससे बड़े वाले लार्ज सेमी सर्कल से ही तो मूव कर रहा है, तो ये समझ में आई बात है इतनी। तो ये क्लियर है, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है तो इसकी एक्सीलरेशन को बढ़ा देगा। यही चीज वर्किंग में तुमको लिखना है बस। अब थ्योरी, मेन पार्ट यही है। थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी में पूछा जाता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, या फिर टाइम पीरियड प्रोटॉन्स का ज्यादा होगा या अल्फा पार्टिकल्स का ज्यादा होगा। ये सब चीज क्वेश्चन तुमने पहले ही मैंने थोड़ा सा करा रखा है। फ्रिक्वेंसी किसकी कम ज्यादा होगी, ठीक है, ऐसे साइक्लोट्रॉन के केस में कैसे प्रूफ करेंगे आप, ये सब चीजें। कभी कभी वर्किंग भी पूछ देता है साइक्लोट्रॉन का, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, 2010 में आए हैं, 14 में आए हैं, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस पर कि कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़े से बताए, कुछ एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो इन सब चीजों के बारे में पूछता है। वर्किंग भी पूछ सकता है, वर्किंग को भी एक्सप्लेन कर देना है बस। ज्यादातर जो क्वेश्चन हिंट है कि ज्यादा रेडियस क्यों बड़ा हो जाता है, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पास करता है, इस वजह से उसका रेडियस क्या होता है, सेमी सर्कल का बड़ा होता जाता है। अब जैसे देखो, पहला जो टॉपिक है, थ्योरी में तुमको निकालना है न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। मैंने कहा ना थ्योरी में कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होते हैं, तो थ्योरी में तुमको निकालना क्या है, रेडियस निकालना है, ठीक है। रेडियस निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, ऑलरेडी निकाल चुके हो, हाफ टाइम पीरियड मतलब हाफ सर्कल, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना है बात सबको, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड नंबर ऑफ रोटेशन, कितना रोटेट करेगा, ठीक है। ये 6 चीजें आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला जो है ना, ये पहला पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। रेडियस का हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, रेडियस का कैलकुलेशन। चलो, रेडियस का कैलकुलेशन करना है आर, ओके। देखो होता क्या है, ये जो रेट बनाया हुआ ना, बस अभी इतने ही पर फोकस करो, बाकी मैं एक काम करता हूं, इसको चलो रफ कर ही देता हूं, मुझे इसको फोकस ही नहीं करना, इसको हटाना, ओके। अब देखो यहां पर जो है ना, यहाँ ये सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, तो ये सेमी सर्कल पर इतना है, ओके। पूरा कंप्लीट सर्कल पर तो नहीं है, लेकिन सेमी सर्कल पर है। मान लो ये यहाँ एक रेडियस है, देख आर रेडियस है इसका, और ये सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूम रहा है, ये पूरा जाएगा, तो ये मान लो डैश में बना देता हूं एक इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे तो ये सेमी सर्कल पर मूव करेगा, लेकिन ये कंप्लीट ऑक्सीलेशन करेगा, तो ये वाला जो रेडियस होगा ये बड़ा होगा इससे, ओके। तो तुम कैसे कैलकुलेट करेगा कि कौन सा रेडियस ले रहे हो तुम, इट डिपेंड्स कि कौन सी तुम वेलोसिटी ले रहे हो। तो अब हम यहां पर मान लो, सपोज करो कि हम यहां पर ले एक v वेलोसिटी, जिससे ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, इसी v वेलोसिटी से, अभी v ही है, v से
सर्कुलर सेमी सर्कल पर, इतने वाले रेंज में। ओके, तो अगर ये मूव कर रहा है तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्यू वी बी हो जाएगा। और ये मैग्नेटिक फोर्स है, और इसके बाहर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। आर क्या है, यहां से यहां तक का रेडियस। तो ये दोनों को तुम इक्वल करोगे ना, एम वी इक्वल टू एफ सी। ओके, तो क्यू वी बी इक्वल टू एफ सी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो q r इक्वल टू एम वी अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू वी। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। तो ये रेडियस है। अब देखो ये जो रेडियस है क्या ये कंप्लीट सर्कल का है, तो नहीं, कंप्लीट सर्कल का नहीं है, ये सेमी सर्कल का रेडियस है। ठीक है, सेमी सर्कल का रेडियस है। अब ये सेमी सर्कल का रेडियस है, तो टाइम पीरियड ऑफ सेमी सर्कल अगर निकालना है, हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। दूसरा पॉइंट है टाइम पीरियड ऑफ सेमी सर्कल, टाइम पीरियड ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का टाइम पीरियड। देखो टी डैश ऐसे लिख लो, क्योंकि टाइम, टोटल टाइम पीरियड को टी लिखेंगे तो टी डैश लिख लो। देखो ये होगा सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, पाई आर, नहीं रे, अपॉन वी। 2 पाई आर कंप्लीट सर्कल का होता है, तो पाई आर किसका होगा, सेमी सर्कल का। अब इतनी समझ में आई बात है, तो आई, तो आगे बढ़िए, पाई इंटू आर। आर की जगह पर कितना लिखेंगे आप, एम वी अपॉन क्यू वी अपॉन वी, तो पाई एम अपॉन क्यू वी, ये हो गया टी डैश। समझ में आई बात है इतनी। तो ये टाइम पीरियड है आपका सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का टाइम पीरियड ये है। अच्छा, इसमें कोई डाउट मत रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है उसके लिए होता है, तो ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ है, वहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स उतना लगेगा, और ये फोर्स तो लगेगा क्यू वी भी। ठीक है, पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए भी लगता है, तो सेमी सर्कल के लिए भी लगेगा। ठीक है, तो ये आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू हो गया। देखो ये सेमी सर्कल का रेडियस है, लेकिन चूंकि अगर मान लो तुम यहां पर ये पूरा कंप्लीट सर्कल बनाओ, या ये देखोगे कि अगर यहां हम ये माने कि ये पूरा कंप्लीट सर्कल बना रहा है ऐसे, तो उसका रेडियस भी क्या होगा, एम बी अपॉन क्यू बी होगा। ठीक है, हम यहां माने कि ये कंप्लीट सर्कल बना रहा है, तो उसका रेडियस क्या होगा, एम बी अपॉन क्यू बी। अच्छा, अब टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड देखना है तुमको। ये टाइम पीरियड ऑफ सेमी सर्कल था, टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट सर्कल, पूरा कंप्लीट सर्कल करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये वेलोसिटी पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो यहां पर आएगा, यहां पर अभी v है, यहां पर आएगा तो 2v हो जाएगा, क्योंकि 2 बार इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, तो 2v जो होगा उसके वजह से तो कोई इंपैक्ट पड़ ही नहीं रहा है टाइम पीरियड पर। समझ में आई बात है, मतलब ये सेमी सर्कल करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही ये वाला सेमी सर्कल करने में लगेगा। तो पूरा कंप्लीट रोटेशन, मतलब ये यहां पर आ गया, इसी लाइन में आ गया, तो कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लगेगा, तो इसको रफ करो और लिखो टाइम पीरियड। इसको रफ कर देता हूं मैं पूरा, 3rd नंबर में ये लेना, 3rd नंबर, टाइम पीरियड इन कंप्लीट सर्कल, इन कंप्लीटिंग 1 रोटेशन। एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लगेगा। ठीक है, तो देखो t इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू 2t डैश, और इसी चीज को लिखोगे 2 पाई एम अपॉन क्यू, ये है t। समझ आई बात है, तो ये कंप्लीट रोटेशन का निकल गया। तुमको यहां डाउट हो सकता है कि r इसका लिए और इटरेशन पूरा निकाल दे, क्योंकि वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। वेलोसिटी पर डिपेंड करता तब ना, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। अब टाइम पीरियड निकल गया, तो 4th नंबर निकालो, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। इसीलिए यहां भी ये सब टाइम पीरियड पढ़ना जरूरी था। ठीक है, एक सर्कुलर रोटेशन पर तो पढ़ ही लिया था, यहां पर भी पढ़ना इसलिए जरूरत है, क्योंकि यहाँ ये फाइन डिटेल्स क्लियर करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट रेडियस के लिए कितना, सर्कल के लिए कितना होगा, हाफ सर्कल के लिए कितना होगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। 5th नंबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखो,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ओके, और 2 पाई इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू बी अपॉन एम, ये हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, क्यू बी अपॉन एम। क्लियर है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्लियर है। अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी 6 पॉइंट है, ओके। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पढ़ते हैं अपन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। और तुम अभी पढ़ा है, ठीक है, अभी क्या पढ़ा है, आर इक्वल टू नहीं, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये पढ़ा है ना। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी आर अपॉन एम, ओके। तो यहां से ले लो, ये हाफ एम क्यू बी आर अपॉन एम का स्क्वायर। तो ये हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और इसी चीज को क्या लिखेंगे बेटा, क्यू बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है तुमको, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स। अब देखो के मैक्स की प्रक्रिया में क्या होगा, प्रोसेस में क्या होगा, R इक्वल टू आर हो जाएगा फॉर, यहां पर मैं लिखता हूं, एक काम करो, फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से क्या मतलब है, ये जितना बार, अभी समझ लो, जितना बार वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है उतना टाइम्स इसका वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। अब ये चार्ज पार्टिकल यहां से आएगा, ये v से 2v हो गया, फिर यहां आएगा 3v हो जाएगा। अब ये ऐसे करके सर्कुलर पाथ में मूव करता जाएगा। अब ये मैक्सिमम रेडियस तो यही है ना, इससे बाहर थोड़ी ना जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी R शुड बी इक्वल टू कैपिटल R, जो बड़ा जो D का जो रेडियस है वही कंप्लीट होगा। तो हेयर यहां पर क्या लिखोगे, काइनेटिक K मैक्स इक्वल टू व्हाट, Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2m। क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब इसको करो साफ, और यहां पर ये सेकेंड थर्ड, ओके। देखो थर्ड नंबर में क्या है, सेकेंड थर्ड नहीं, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ नंबर। देखो सेवेंथ नंबर में हम क्या निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये कितना रोटेशन करेगा, नंबर ऑफ रोटेशन कैलकुलेशन करना है। फॉर नंबर ऑफ, ऐसे करो, लेट a charge particle completes an rotation कंप्लीट करता है, ठीक है, एन रोटेशन कंप्लीट करेगा। अब देखो एक चार्ज पार्टिकल ना एन रोटेशन अगर कंप्लीट करेगा तो एन टाइम ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। कितने टाइम्स, जैसे मान लो ये एक रोटेशन यहां से करता है पूरा यहां तक, तो एक कंप्लीट रोटेशन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होने में कितना लगाता है, 2 बार नहीं, यहां आता है, यहां से ये कंप्लीट रोटेशन है ना, यहां तक आएगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन में यही तक को मानो, तो एक कंप्लीट रोटेशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां वाला। तुम कहोगे ये भी तो आया ना सर, नहीं, तो ये भी तो आधा तो बचा ही हुआ है ना। तो ये पूरा कंप्लीट रोटेशन में ये 2 बार इलेक्ट्रिक फील्ड को एनकाउंटर करेगा। मतलब कहने का कि इन वन कंप्लीट रोटेशन अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी को कितना गेन करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा K इक्वल टू 2Q इंटू V। Q इंटू V काइनेटिक एनर्जी होगा, ये पढ़ाया है अभी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू पढ़ाया हुआ है ना, वर्क डन, अभी वर्क डन के केस में पढ़ाया, जब वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा रहा था ना, तो वहां पढ़ाया था मैंने। तो Q इंटू V, ओके। चलो क्लियर ही कर देते हैं, एक बार और बता देते हैं। देख
वर्क डन पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्यू। ये तो नहीं बताऊंगा कि कहां से होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज विल ब्रिंग, ठीक है। तो पोटेंशियल इतना हो गया, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V। अब Q इंटू V, तो एक बार यहां से गया, यहां से आया, फिर यहां आया, तो ये दो बार जो इनकाउंटर कर रहा है ना, इसको छोड़ दे, इसको तो यहाँ गैप भी है ना, तो इसलिए एक पूरा मानो, ठीक है। तो ये जो वर्क डन होगा ये कितना होगा इस कंप्लीट रोटेशन में, 2qv के, एक बार जाने के लिए qv, तो दो बार जाने के लिए कितना, 2qv। और हम कह रहे हैं कि 2qv नहीं, मतलब n कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, मतलब काइनेटिक k मैक्स जो होगा, k मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, n 2qv, मतलब n रोटेशन के लिए, तो 2nqv इतना तो हो गया। और दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये देखो q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m, इसके इक्वल होगा। ये तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जब क्लियर है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ये वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल है, समझ में आया ना। अब देख n इक्वल टू क्या होगा, सो बता मुझे, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन, यहां पर 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 2 नीचे आएगा तो कितना होगा, ये जो है ना काइनेटिक एनर्जी, यहाँ इक्वल कर लो, ये n इक्वल टू जो हो जाएगा, इसके नीचे लाओगे ना तो कितना होगा, 4m q इंटू v, ओके, ये n क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है। तो आगे बढ़े, ये नंबर ऑफ रोटेशन पता चल गया। अब नंबर ऑफ रोटेशन पता चल गया, तो यही 7 पॉइंट्स जो थे आपको क्लियर करने थे, वो क्लियर हो गए। अब इसमें रहा यूजेस एंड लिमिटेशन, ठीक है, ये दोनों आर्टिकल्स अभी इसको पढ़ते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, फिर अभी पढ़ते हैं, ओके। देखो लिमिटेशन में क्या है, पहला लिमिटेशन ये कहता है कि चार्ज पार्टिकल हेवी मास के चार्ज पार्टिकल, हाई वेटेज जो चार्ज पार्टिकल होंगे उन्हीं को एक्सेलरेट करेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन में ही लिखा दिया था कि अगर मास ज्यादा होगा चार्ज पार्टिकल का, तभी वो क्या कर पाएगा, एक्सेलरेट कर पाएगा, मूव कर पाएगा। अब देखो ये जो है ना, यहां समझो इसको क्या कहना चाह रहा है, हेवी चार्ज पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड, इसका क्या मतलब है, T इक्वल टू 2πm पढ़ा है, 2πm, ओके, अपॉन क्यूबी। इससे क्या रिलेशन है, होता क्या है, जब कम मास वाला चार्ज पार्टिकल रहेगा ना, जैसे इलेक्ट्रॉन है, कुछ कम मास वाले चार्ज पार्टिकल, उनको जब आप ऑक्सीलेट कराएंगे, वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा गेन कर लेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि मास कम है तो एनर्जी तो बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, उसका जल्दी ही ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगा। अब वेलोसिटी जब ज्यादा हो गया तो देखो क्या होगा, v की वैल्यू बढ़ी, इसका मतलब यहां देखो ये इक्वेशन पढ़ा हुआ है, नोन सा लगता है, m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। तो v की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी, इसका मतलब v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू होगा, चूंकि इसकी वैल्यू बढ़ी तो ये 1 में से जो वैल्यू आएगा सब्ट्रैक्ट, जैसे ही तुम इसकी वैल्यू बढ़ाते रहोगे 1 में से, तो एक कम होगा। ये चीज मैंने समझाया भी वहां पर, मतलब 1 माइनस अगर 0.8 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 0.2 नहीं, लेकिन 1 माइनस 0.9, अब वैल्यू बढ़ा दिया आपने तो क्या होगा 0.1। तो इसकी वैल्यू जैसे जैसे मान लो ये वाला वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इसमें से जो वैल्यू आएगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब ये कम होगा तो डिनोमिनेटर में वैल्यू कम हो रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मास की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीलरेटर तूने पढ़ा है, यहाँ पर मैं समझा दूं कि ये जो डी होता है ना, ये वाला जो डी छोटा, बस समझ लेते हैं, ये डी, इसका ऑक्सीलेटर का फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है, या टाइम पीरियड बोल लो, ये क्या होता है, फिक्स होता है। तब जब इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मान लो इसका टाइम पीरियड पहले कितना था 4 सेकेंड, अब ज्यादा हो गया, ज्यादा होने का मतलब मान लो अब 5 सेकेंड है, तो अब ये यहां पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, इतना है। अब देखो यह थोड़ा सा जगह ही कम है तो इसमें ही समझाना पड़ा। अच्छा चलो एक काम करो, इसको रफ कर लो और ये थोड़ा सा बड़ा जगह मिल जाएगा, ये तो बाकी समझ में आ गया कि मास बढ़ जाएगा। अब देखो ये है डी, ओके, और ये डी है,
ये ऐसे है। अब यहां पर ये मान लो इसका टाइम पीरियड बढ़ गया, मतलब पहले 4 सेकेंड था, अब कितना है 5 सेकेंड है। तो अब जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ेगा बेटा, तो ये चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अब ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां आया, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है तो ये सर्कुलर पाथ में यहां आएगा। अब ये चार्ज पार्टिकल को यहां पर, ये पूरे टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर आना कितने सेकंड में, हाफ सर्कल के लिए कितना होगा 2 सेकंड, तो आना चाहिए 2 सेकंड में, लेकिन ये आ कितने सेकंड में रहा है 2.5 सेकंड में। तो अब क्या होगा, तब तक ये नेगेटिव ही रहेगा। अब ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, आना तो इसको 2 सेकंड में चाहिए, पर ये चेंज हो जाएगा, इसका पोलरिटी फिर से बदलेगा नहीं। नहीं देखो ये पॉजिटिव है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, ये अभी इसका पोलरिटी कितने में बदलेगा 2 सेकंड में बदलेगा। तो अब 2 सेकंड में बदलेगा तो मतलब ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव होगा। अब ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा तो, लेकिन जब पॉजिटिव हुआ उस समय नहीं पहुंचा, अब 2.5 सेकंड में पहुंच रहा है, तो 2.5 सेकंड में तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस पर फोर्स किधर लगने लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको क्या कर देगा आउट स्टेप, ठीक है, एक होता है इन स्टेप और एक होता है आउट स्टेप। कहने का मतलब जैसे तूने परेड वगैरह करी होगी, बहुत सारे करते मतलब 15 अगस्त या 26 जनवरी वगैरह सब में, तो उसमें सारे जो कमांडो होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही कदम ताल से मूव करते हैं, तो उनके जो पैर का जो रिदम होता है एकदम टाइम के साथ सबका एक साथ आ रहा है। अगर मान लो वेरी कर जाए, एनसीसी वगैरह परेड कराते हैं ना रे, तो अगर वेरी कर जाए मतलब उसका पैर स्टेप्स नहीं मिले तो उसको क्या कहते हैं आउट स्टेप। अब ये क्या करेगा, बीच में गिर जाएगा, चार्ज पार्टिकल इधर मूव ही नहीं करेगा, बीच में गिर जाएगा। तो इसलिए हेवी चार्ज पार्टिकल होना जरूरी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं किया जा सकता। अच्छा दूसरा जो है, ये बाकी सारे इक्वेशन समझाने की जरूरत नहीं, इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमको क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ही वीडियो लेक्चर मेरे चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी में, उसी फर्स्ट में किया हुआ है, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत नहीं। विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स आर नॉट एक्सीलरेटेड। न्यूट्रॉन्स को हम अनचार्ज पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्सीलरेट नहीं करा सकते क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं लगेगा, न्यूट्रॉन्स कैसे एक्सीलरेट होगा, ठीक है। तो ये दो लिमिटेशन है इसके। अब देखो यूज क्या है, इन न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियस पर अटैक करके हेवी बम्बार्डिंग कराने के लिए न्यूक्लियस पर अटैक करना पड़ता है, उसके लिए हाई वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल होना जरूरी है ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट किया जा सके। तो इसलिए इन न्यूक्लियर रिएक्शन शॉर्ट में लिखना है। देखो इन ट्रांसमुटेशन, अब इन ट्रांसमुटेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी नए एलिमेंट्स बनाने के लिए, सब्सटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमुटेशन कराते हैं, ठीक है। जैसे इट इज ऑल्सो, यहाँ पर पूरा कंप्लीट एनालिसिस लिखा हुआ है, तुम शॉर्ट में अगर तुमसे पूछा जाए देख लेना वहां कितने मार्क्स का है, तो तुम शॉर्ट में इन ट्रांसमुटेशन, इन न्यूक्लियर रिएक्शन टू मेक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में। देखो इट इज ऑल्सो यूज्ड टू इम्प्लांट आयंस इनटू सॉलिड्स एंड मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज और इवन सिंथेसाइज न्यू मटेरियल्स। ये इसका उपयोग आयंस में इम्प्लांट कराने में, सॉलिड्स वगैरह में इम्प्लांट कराने में भी होता है। आयंस को सॉलिड्स में इम्प्लांट कराना है, नए सब्सटेंस बनाने हैं तो उसमें भी यूज कर होता है। जैसे देख लो, मान लो ये ड्यूटेरियम है और इसको हमको हीलियम का न्यूक्लियस बनाना है, तो हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रोटॉन्स इंसर्ट कराएंगे इसके न्यूक्लियस में। तो इंसर्ट कराने के लिए हाई वेलोसिटी प्रोटॉन्स चाहिए, इंजेक्शन उसमें कराए, तो ये क्या हो जाएगा हीलियम 2-4, ओके, इस तरह से। तो 2-4 तो नहीं होगा, ये 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो डाल नहीं सकते, तो न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा, ठीक है, बाकी तो वही रहेगा स्ट्रक्चर। तो नए सब्सटेंस ऐसे मॉडिफाई हो सकते हैं टू मेक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वगैरह बनाने में, बेरियम सल्फेट वगैरह सब बनाने में भी हमें हाई वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल चाहिए, उसका हेवी रिएक्शन कराना पड़ता है वहां पर, मतलब हेड ऑन कॉलिजन होता है हाई वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स के। तो उससे हमको क्या बनाते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वगैरह बनाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह करा करके। जैसे कैंसर वगैरह होता है ना आदमी को, तो उसमें जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनाने का काम करता है वो साइक्लोट्रॉन ही करता है। कैंसर में क्या करते हैं, उसको
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस खिलाते हैं, और जहाँ पर गांठ हो, जहाँ पर कैंसर होता है वहाँ पर वो ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और फिर एक मशीन लगाते हैं और उस मशीन से पूरे बॉडी में घुमाते हैं, उसको जीएम काउंटर बोलते हैं ऐसे, और उससे क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव काउंट करते हैं, कितने रेडियो एक्टिव है। तो देखते हैं कि जहाँ पर हुआ रहता है कैंसर वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिलते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव रेज मिलते हैं, और इससे पता चलता है कि वहाँ कैंसर हो रखा है। तो ऐसे ही करके इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वगैरह बनाने में काम करते हैं। तो ये है तुम्हारा 3 मेजर यूज साइक्लोट्रॉन्स का, और यही यूज तुमको पढ़ना था। अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा इस सीरीज में, इस चैप्टर का, वो आएगा फोर्स पर ही है, लेकिन एक चार्ज करंट कैरिंग वायर जो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो करंट के कारण कितना फोर्स लगेगा, जिसको कहते हैं बिल साइन थीटा ILB क्रॉस बी, ओके, बिल साइन थीटा उसको बोलते हैं, उसके बारे में। ठीक है, तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।